नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नई चर्चा करेंगे वाद के पक्षकारों का असंयोजन एवं कुसंयोजन। ठीक, यानी कि कोई वाद लाया जाता है, सिविल वाद, ठीक है, सीपीसी का आप पढ़ रहे हैं। कोई सिविल वाद लाया जाता है, वादी और प्रतिवादी दो पक्षकार होते हैं। वादियों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है, प्रतिवादियों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलत नाम जुड़ जाते हैं या कोई नाम छूट जाता है। वादी की ओर से भी छूट सकता है और जिनको प्रतिवादी बनाया गया है उनमें से भी कोई छूट सकते हैं। ठीक है, वादी की ओर से भी गलत कोई आ सकता है और प्रतिवादियों में भी किसी गलत को जोड़ा जा सकता है। उससे संबंधित विधि की हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, कहाँ करना होगा, कैसे हमें पता चले, यहाँ कुछ भी करने के लिए हमारे लीगल राइट्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बातों को हमें जानना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो यहाँ जाननी है वो ये है कि इनके बारे में कहाँ कहाँ उपबंध दिया हुआ है। ठीक है, इनके बारे में प्रोविजंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो सेक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 99 में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम रिलेटेड प्रोविजंस की बात करते हैं तो सेक्शन 99 में कुछ लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद जब आप ऑर्डर 1 पढ़ते हैं, ठीक है, अभी सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर 1 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 1 की आपकी हेडलाइन है, ठीक है, वाद के पक्षकार। ठीक, तो उसमें जब हम रूल्स में जाते हैं तो इस ऑर्डर 1 के रूल 9 में और रूल 13 में, ठीक, यानी कि इसके बारे में प्रमुखतः 3 जगह धारा 99, ठीक है, परिणाम की चर्चा करती है और वाद के पक्षकार कौन होंगे कौन नहीं होंगे, कोई बचा है कोई गलत जुड़ा है, इन सब की चर्चा ऑर्डर 1 में होती है। ठीक है, और 9 और 13 असंयोजन और कुसंयोजन को, नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर को लागू होता है। पहले इन बातों को आपको जानना है ताकि जो आपके प्रश्न आ रहे हैं तो ये निर्धारित रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सारतः, ठीक है, पहले हम ऑर्डर 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सारांश में पढ़ लें, फिर 9 और 13 की हम चर्चा कर लेंगे। तो जब हम ऑर्डर 1 खोलते हैं तो ऑर्डर 1 की हेडलाइन है, आदेश 1 की हेडलाइन है वाद के पक्षकार, यानी वाद में पक्षकार कौन होंगे, वादी कौन होंगे और प्रतिवादी कौन होंगे। उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है इस बात को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर पक्षकार कौन होंगे यह नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक 2-3 हिस्सों में बंटता है। एक हिस्सा है पक्षकार कौन होंगे, ठीक है, तो ये पूरा एक लेंदी पोर्शन बनता है। लेकिन यहाँ कोशिश की गई है कि इधर बीच के अगर प्रश्नों को देखा जाए तो कुसंयोजन असंयोजन से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। अगर आप कचहरी जाते हैं प्रैक्टिकली तो कुसंयोजन और असंयोजन लगातार सिविल वादों में एक विषय बना रहता है। उसके संशोधन प्रार्थना पत्र कब दिए जा सकते हैं, कब आपका राइट बनता है, कैसा राइट बनता है, इसके संदर्भ में अक्सर चर्चा रहती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए सिंगल टॉपिक उठाया गया लेकिन थोड़ी सी जानकारी के साथ। तो वाद के पक्षकारों में वादी कौन होंगे, रूल 1 में लिखा है एक ही कार्य या संव्यवहार के कारण कोई अनुतोष पाने के संयुक्ततः या पृथकतः हकदार हैं। यानी कि संव्यवहार एक हो, कोई भी जो भी कारण है जिसकी वजह से संतोष मिलना हो वो एक साथ उन लोगों के लिए कारण उत्पन्न हुआ हो तो वो सब वादी हो सकते हैं। और प्रतिवादी कौन होंगे उसके बारे में रूल 3 में लिखा हुआ है एक ही कार्य या संव्यवहार के कारण नुकसानी देने की लायबिलिटी जिनके ऊपर हो, जिनके ऊपर हो वो प्रतिवादी के रूप में संयोजित किए जा सकेंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक, कि जो पाने के हकदार हैं चाहे एक हो या एक से अधिक हो, सभी वादी हो सकेंगे। जो देने के लायबिलिटी के अंतर्गत हैं, एक हो या एक से अधिक हो, सभी को प्रतिवादी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रूल 1 और रूल 3 से आपका स्पष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जब हम चलते हैं रूल 9 में पढ़ते हैं तो रूल 9 अब आपको चर्चा करना है ये कुसंयोजन
और असंयोजन, यही इसकी हेडलाइन है। सीधा प्रश्न पूछता है कि वाद में कुसंयोजन और असंयोजन या कुसंयोजित या असंयोजित पक्षकार कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उत्तर मिलेगा आर्डर 1 रूल 9 में मिलेगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है? कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन के कारण विफल नहीं होता। ठीक है, विफल नहीं होता, और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं अधिकारों और हितों का संबंध है। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि आप वाद दाखिल करते समय कुसंयोजन और असंयोजन जैसी गलती कर सकते हैं। ठीक, गलती ट्रेस नहीं हुई, गलती ट्रेस नहीं हुई और पूरा ट्रायल हो गया। अब न्यायालय को अपना निर्णय सुनाना है, डिक्री पारित करना है। तो अब अंतिम अवसर पर आप कह रहे हैं कि ऐसी गलती हुई थी, इसलिए अब इसको फिर से जीरो पर लाया जाए, वाद विफल हो जाए। तो आर्डर 1 का रूल 9 कहता है कि कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा। यानी इसके कारण पहली बात आपको जाननी है, देखिए यहाँ परिणाम भी जानना है, होता क्या है यह सब भी जानना है। ये विफल नहीं होगा, वाद विफल नहीं होगा। पहला प्रश्न ये भी आप जानिए कि कुसंयोजन असंयोजन का परिणाम ऐसा नहीं होगा कि वाद विफल हो जाए, वाद विफल नहीं होगा। ठीक, फिर आप दूसरी बात यहां क्या निकल करके आती है? समक्ष या उपस्थित। उपस्थित पहले इसलिए मैंने नहीं लिखा कि उपस्थित मतलब होता है इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट, प्रेजेंस में है तब नहीं। समझ का मतलब हुआ जो भी आपके वाद पत्र में वादी प्रतिवादी लिखे हैं के हितों के अनुसार, ठीक है, के अनुसार के लिए निर्धारण। यानी कि मान लीजिए कोई पक्षकार छूट गया था, असंयोजित रह गया था, कोई बात नहीं, लेकिन जो पक्षकार वहां लिखे हुए हैं उनका हित कितना बनता है वहां तक निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी कि ये नहीं कि हम फिर से जीरो पर वाद विफल होकर के पहुंच जाएं, बल्कि जो लोग अपना अधिकार साबित किए हैं, संयोजित थे, उनके भर का, उनका जितना अधिकार बनता है दिला दिया जाएगा। और जो छूटा था वो देखेंगे बाद में क्यों छूटा था, क्या छूटा था, उसकी कमी थी, नेग्लिजेंसी थी या नहीं थी, वाद नया लाने दिया जाएगा उसको कि नहीं, ये सेकेंडरी मैटर है। लेकिन जो लोग उपस्थित हैं, जिन लोगों का नाम वहां वाद पत्र में है, उनके अधिकार हित तक के लिमिट तक का निर्धारण किया जाएगा, यह निश्चित है। ठीक, इतनी बात लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई है, ठीक है, रूल 9 में। फिर एक स्पष्टीकरण जैसा परंतु लिखा है, प्रोवाइजो पोर्शन भी दिया हुआ है कि परंतु इस नियम की कोई बात आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। यानी कि कोई जरूरी था जिसके ऊपर ही लायबिलिटी पड़नी थी या जिसको ही अधिकार मिलना था, उस पर लागू नहीं होगी। मतलब जो मूल है, जिसको ही मिलना है या जिसके द्वारा ही दिलाना है, वही संयोजित नहीं है, तो अधिकार का तो निर्धारण हो जाएगा, लेकिन पक्षकार वो नहीं है तो किसको दिलाएंगे, किसको नहीं दिलाएंगे, तो उसको लागू नहीं होती है। इतनी बात कहे। ठीक, अब बात आई दूसरी बात, यही रूल 9 में ही, कि एक असंयोजन क्या होता है, कुसंयोजन क्या होता है। तो लंबा चौड़ा जानने की जगह ये दोनों जो है, ठीक है, वादी प्रतिवादी दोनों पर लागू होते हैं। असंयोजन मतलब छूट गया, ठीक है, कुसंयोजन मतलब गलत जुड़ गया। ठीक, यानी कि वाद का पक्षकार जिसे होना चाहिए था वो छूट गया, असंयोजित हो गया। वाद का पक्षकार नहीं होना चाहिए था, उसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई लायबिलिटी है, फिर भी जोड़ दिया गया, तो वो कुसंयोजित होता है। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब आते हैं, ठीक है, रूल 13 में। रूल 13 क्या कहता है? ठीक है, आर्डर 1 का रूल 13 क्या कहता है? आर्डर 1 का रूल 13 कहता है आक्षेप के बारे में, ऑब्जेक्शंस के बारे में।
आक्षेप, ठीक है, ऑब्जेक्शन के बारे में कि कोई पक्षकार छूट गया है या गलत जुड़ गया है, इसका आक्षेप कब लगाया जा सकता है, इस पर ऑब्जेक्शन आप कब तक कर सकते हैं, उसकी चर्चा रूल 13 करता है। तो वो क्या है? पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर, ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया आक्षेप कब? शीघ्रतम अवसर, ठीक है, शीघ्रतम अवसर पर, ठीक, किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे। अब बात आई, प्रश्न उठा, ये शीघ्रतम अवसर क्या होता है? शीघ्रतम अवसर का क्या अर्थ है? विवादक जो फैक्ट इन इशूज हैं, स्थिरीकरण से पहले या के समय, यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वाद लाया गया, ठीक, वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध वाद लाया गया। जब वाद आपका एक्सेप्ट हो गया तो प्रतिवादियों को समन जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये वाद आया है, आइए WS दाखिल करिए, ठीक। तो जब वो WS के लिए उनको जो है मुसन्ना मिल गया तो वो आएंगे अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए। अब बात आई, जो दावा आपके ऊपर किया गया है और जिसने दावा किया है, इस दौरान उनको ये तो पता हो जाना चाहिए कि हमारा अधिकार था दावा करने का या नहीं, या मेरे साथ कोई और भी था दावा करना चाहिए था या नहीं, या मेरे ऊपर जो दावा किया गया है मैं कहाँ से लायबल हूँ, मेरी लायबिलिटी नहीं है, मेरे ऊपर फर्जी जो है दावा कर दिया गया है, यानी कि मैं कुसंयोजित हो गया हूँ। जब प्रतिवादियों को भी सुन लिया जाता है या प्रतिवादी को भी सुन लिया जाता है तो उसके बाद ही आपके विवादक स्थिरीकरण होते हैं, यानी वादी की परीक्षा, प्रतिवादी की परीक्षा, यानी वादी की हाजिरी और प्रतिवादी की हाजिरी के बाद ही फैक्ट इन इशूज डिसाइड किए जाते हैं कि क्या फैक्ट इन इशूज बनेंगे। इतने समय तक, यानी कि आपको वाद की जानकारी मिल चुकी है, आप वाद में अपीयर हो रहे हैं और उस समय तक आपको निश्चित ही पता चल जाएगा कि कोई पक्षकार छूट गया है या कोई पक्षकार गलत जुड़ गया है। तो जो आपको ऑब्जेक्शन प्रस्तुत करना है वो आप विवादक स्थिरीकरण के पहले ही प्रस्तुत कर दीजिए, या जिस समय विवादक स्थिरीकरण किया जा रहा है उस समय प्रस्तुत करिए। यानी कि ऑर्डर 1 के रूल 13 में आप आवेदन देंगे कि हमें यहां पर ऑब्जेक्शन है और मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं, ये पक्षकार छूट गया है, यह पक्षकार गलत जुड़ गया है, मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं। क्यों आप कह रहे हैं कि छूट गया है या गलत जुड़ गया है, उसका कारण लिख करके दिए, न्यायालय सेटिस्फाई होगा, फिर आपको इजाजत देगा कि ठीक है इतने 14 दिनों के भीतर आप संशोधन कर दीजिए। अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद भी आगे लिखा है, जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा ना हुआ हो और यदि आक्षेप ऐसा नहीं किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्ष कर दिया गया समझा जाएगा। यानी कि आपने यदि मौका नहीं भुनाया तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपने अपने अधिकार का त्याग दिया है। यानी कि संशोधन की इजाजत मिलने के बाद यदि आपने समय रहते संशोधन नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि आपने इस संशोधन के अधिकार को त्याग दिया है, फिर बाद में आपको उस वाद में संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऑर्डर 1 रूल 13 किस बारे में है? ऑब्जेक्शन करना और संशोधन करना, जो भी छूट गए हों उनको जोड़ना और जो कुसंयोजित हो गए हों, गलत जुड़ गए हों, उनको निकालना, इसके संबंध में ऑब्जेक्शन देना, इसके संबंध में संशोधन प्रार्थना पत्र देना ताकि संशोधन किया जा सके, विवादक स्थिरीकरण करके ट्रायल किया जा सके। इतना आपको मौका दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। फिर इसके बाद अगली बात आती है धारा 99 की। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं
पहले तो इन्होंने आर्डर रूल में बताया कि भाई कोई बात नहीं, उतने हितों का निर्धारण किया जा सकेगा जितने पक्षकार वास्तविकता में फिलहाल वादपत्र में उपलब्ध हैं, जो छूटा है उसको छोड़ ही देंगे, लेकिन निर्धारण करेंगे। धारा 99 क्या कहती है कि पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के या बाद के किन्हीं भी कार्यवाहियों में ऐसी गलती या त्रुटि के अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी डिक्री अपील में ना तो उल्टी जाएगी, ना ही सारभूत फेरफार किया जाएगा, और न मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा, रिमांड भी नहीं किया जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं धारा 99 में अपील के दौरान, ठीक है, इनका धारा 99 में कहने का मतलब क्या है, अपील के दौरान उपरोक्त आधार पर डिक्री उल्टी पलटी या, ठीक है, उलट पुलट नहीं होगा कि पलट दीजिए, या फेरफार या प्रतिप्रेषण यानी कि रिमांड, यानी कि पुनः उसी न्यायालय को भेज दीजिए कि आप इनको जो है पक्षकारों को दुरुस्त करके फिर से सुनवाई करिए, यह भी नहीं, ठीक है, किया जाएगा। इन आधारों पर ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा कि साहब ये पक्षकार छूट गया था, साहब ये पक्षकार गलत जुड़ गया था इसलिए डिक्री को उलट दीजिए, नहीं किया जाएगा। ठीक है, साहब डिक्री में इसके कारण फेरफार कर दीजिए, नहीं किया जाएगा। साहब आप पुनः ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के ट्रायल कोर्ट को भेज दीजिए, फिर से इसका विचारण किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। कुसंयोजन असंयोजन के आधार पर नहीं किया जाएगा। यदि, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा यदि, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इसके कारण, ठीक है, गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव, अगर गुणावगुण और अधिकारिता पर प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ा है तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा कि असंयोजन या कुसंयोजन के कारण आपकी डिक्री को उलट दिया जाएगा। यानी कि तीनों प्रावधान धारा 99, ऑर्डर 1 रूल 9 और ऑर्डर 1 रूल 13 एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे होने लगेगा तो रोज वाद कभी खत्म ही नहीं होंगे और वादों की बहुलता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत जो है कि वादों की बहुलता को रोकना, वो आपके ऐसी गलतियों पर आपको लाभ नहीं देगा जिसके लिए कुसंयोजन और असंयोजन से संबंधित धारा 99, ऑर्डर 1 रूल 9 और रूल 13 में प्रावधान किए गए हैं। इतनी बात पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन से संबंधित थी। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन ओरिएंटेड वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।